सोशलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ग्रामीण संयुक्त परिवार रूरल जॉइंट फैमिली के पार्ट सेकंड में आप सबका स्वागत है। इस ग्रामीण परिवार के या संयुक्त परिवार के 3 वीडियो बनेंगे। एक पहले हो गया, एक ये, और इसके चेंजिंग पैटर्न है या चेंजिंग के कारण है वो हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज। तो हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज। संयुक्त परिवार है उसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं ग्रामीण परिवार या फिर संयुक्त परिवार, दोनों एक ही बात है। तो इनका 2 आधारों पर वर्गीकरण किया गया। एक पारिवारिक सत्ता फैमिलियल अथॉरिटी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ फैमिलियर अथॉरिटी। पारिवारिक सत्ता के आधार पर जो ग्रामीण संयुक्त परिवार है उसके 2 प्रकार हैं, पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली और मैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली। पितृसत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार। पितृसत्तात्मक ये पुरुष प्रधान समाज की विशेषता है। पितृसत्तात्मक परिवार में जो सत्ता है वो पुरुष के हाथ में होती है। परिवार में जो मुख्य कर्ता है वो पुरुष होता है और पुरुष के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसके पश्चात उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इस आधार पर जो सत्ता है वो पिता के आधार पर, पुरुष के आधार पर स्थानांतरित होती रहती है। परिवार के ऊपर जो नियंत्रण का कार्य है वो कर्ता के द्वारा किया जाएगा। सभी हर तरह के जो निर्णय है वो कर्ता या पुरुष के द्वारा लिया जाएगा। मतलब परिवार के ऊपर पूरी अथॉरिटी, पूरी सत्ता एक पुरुष की होती है, पिता की होती है, सबसे बड़े व्यक्ति की होती है। तो वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार कहलाता है। मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार, मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के विपरीत है। ये मातृसत्तात्मक है, इसमें जो परिवार की मुखिया है वो माता होती है, सबसे वयोवृद्ध स्त्री होती है, और परिवार का निर्माण माता उनके बच्चों के और उसके बच्चों के मामा के द्वारा या उनके मामा के बच्चों को मिलाकर परिवार का निर्माण होता है। मातृसत्तात्मक परिवार में जो निर्णय लेने का कार्य है, परिवार का मुख्य कर्ता महिला होगी और परिवार से संबंधित सारे निर्णय महिला के द्वारा लिए जाएंगे। और इस पर परिवार में जो शादी के पश्चात जो लड़का है वो लड़की के घर जाकर रहता है, इसीलिए वहाँ पर पुरुष या लड़के का महत्व कम होता है और लड़की का महत्व अधिक होता है। तो मातृसत्तात्मक परिवार में पारिवारिक सत्ता है वो माता के हाथ में, महिला के हाथ में। पितृसत्तात्मक परिवार में जो सत्ता है वो पिता के हाथ में या पुरुष के हाथ में होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं संपत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, मिताक्षरा जॉइंट फैमिलीज और दाएं भाग जॉइंट फैमिलीज। पहले मिताक्षरा जॉइंट फैमिली के बारे में जानते हैं। मिताक्षरा जॉइंट फैमिली, अब देखिए मिताक्षरा संयुक्त परिवार है, इसके प्रतिपादक विज्ञानेश्वर महाराज हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दाएं भाग है उसके जनक कौन है, संयुक्त परिवार के जनक कौन है, और मिताक्षरा संयुक्त परिवार अवधारणा के जनक कौन है। तो इसके प्रतिपादक विज्ञानेश्वर महाराज है। और मिताक्षरा संयुक्त परिवार क्या होता है, जिसमें पिता है वो संपत्ति का एकमात्र अधिकारी नहीं होता, वह न होकर वो मात्र एक संरक्षक होता है। इसका मतलब पिता है वो संपत्ति को बेच नहीं सकता है। और जो पुत्र है जन्म से ही पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। जन्म के समय ही ऐसे परिवार में पुत्र है वो जन्म से ही पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। परंतु बाद में कुछ समाज सुधारकों ने इसमें सुधार किया कि जन्म से पिता की मृत्यु से पूर्व वो संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। पुत्र है वो पिता की संपत्ति से बंटवारा नहीं कर सकता, परंतु जो पिता है वो नशे का आदी है, दुर्व्यसनी है, चारित्रिक रूप से उसका पतन हो चुका है, फिर पुत्र है वो पिता की संपत्ति का बंटवारा कर सकता है, अपने हिस्से की संपत्ति वो ले सकता है। इसके पश्चात कर्ता संपत्ति का विक्रय या दान नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ता कौन है, पिता है। पिता संपत्ति का अधिकारी नहीं है, वो संरक्षक है। संरक्षक होने के कारण वो संपत्ति को न तो बेच सकता है न संपत्ति दान में दे सकता है, वो केवल उसकी संरक्षण करेगा। और मिताक्षरा संयुक्त परिवार में जो महिलाएं हैं उनको संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। पुत्र पिता के जीवित रहते भी संपत्ति का अपना हिस्सा मांग सकता है। उत्तराधिकारी क्रम, पुत्र के बाद पौत्र, उसके पश्चात प्रपौत्र, धर्मपरायण विधवा, और उसके पश्चात अविवाहित पुत्र, और उसके पश्चात अविवाहित पुत्री आना था यहाँ पर, अविवाहित पुत्री और उसके पश्चात विवाहित पुत्री। ये उत्तराधिकारी का क्रम रहेगा। अभी पहले पुत्र के पास यदि पुत्र नहीं है तो पौत्र, फिर परपौत्र, इस हिसाब से ये
जो उत्तराधिकारी का क्रम है वो चलेगा मिताक्षरा संयुक्त परिवार में। हिस्सेदार की मृत्यु हो जाने पर, मान लीजिए संपत्ति के हिस्सेदार हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका हिस्सा उनके रक्त संबंधियों में बांट दिया जाता है मिताक्षरा परिवार में। यह प्रणाली बंगाल और असम को छोड़कर सभी भारत के सभी भागों में पाई जाती है। बंगाल और असम में फिर कौन सी होगी? दाई बाघ संयुक्त परिवार। तो अब हम दाई बाघ संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ते हैं। दाई बाघ संयुक्त परिवार है, इसके प्रतिपादक जीमूत वाहन है। देखिए मिताक्षरा के ये याद कैसे रखेंगे? मिताक्षरा संयुक्त परिवार है, इसमें देखिए अक्षय है बीच में और विज्ञानेश्वर इसमें भी स है, तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ये दोनों आपस में मैच कर लेना। और इसके पश्चात दाई बाघ संयुक्त परिवार है, दाई बाघ ज्वाइंट फैमिली। दाई का मतलब यदि हम आपस में मिलान करें तो दाग, दाग का मतलब अंतिम संस्कार। तो इसमें जो पुत्र है वो पिता का संपत्ति का अधिकारी पिता के अंतिम संस्कार या दाग या मृत्यु के पश्चात होता है। पिता के जीवित रहते वो संपत्ति का अधिकारी नहीं है, वो पिता की संपत्ति से का बंटवारा पहले नहीं कर सकता, संपत्ति से मांग नहीं कर सकता है। वो पिता की संपत्ति केवल पुत्र के भरण पोषण के लिए है। तो संपत्ति पर सामूहिक अधिकार होता है। संपत्ति का बंटवारा पिता की मृत्यु के पश्चात ही किया जा सकता है, जबकि मिताक्षरा में पहले भी किया जा सकता है। पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी संपत्ति की उत्तराधिकारी है, जबकि मिताक्षरा में महिलाओं को संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। इसके पश्चात पिता के करने व पुत्र न होने की स्थिति में संपत्ति उसकी पत्नी को मिलती है। मतलब यदि कोई पुत्र न हो तो उसके पश्चात जो संपत्ति है वो उसकी जो पत्नी है उसको मिलेगी, जो पहले करता था उसकी पत्नी को संपत्ति मिलेगी। तो ये दाई बाघ संयुक्त परिवार। अब देखिए इसके प्रकार जो हमने किए कि सत्ता के आधार पर दो प्रकार, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। और संपत्ति के आधार पर, संपत्ति का मतलब संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, उत्तराधिकारी का निर्धारण कौन होगा, उसके आधार पर मिताक्षरा संयुक्त परिवार और दाई बाघ संयुक्त परिवार है। अब देखिए आधुनिक समय में हिंदू उत्तराधिकारी नियम 1956 लागू होने से अब दोनों संयुक्त परिवारों का भेद समाप्त हो गया है। मिताक्षरा और दाई बाघ संयुक्त परिवार है वो अब नहीं रहे हैं। पूरे देश में पुरुष व स्त्रियां दोनों जो संपत्ति के उत्तराधिकारी है वो समान है, और पूरे देश में एक ही जो अधिनियम लागू कर दिया गया है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस और एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली। फंक्शंस प्रकार पूछा जा सकता है, लाभ पूछा जा सकता है, मेरिट भी पूछा जा सकता है। तो जॉइंट फैमिली, इसके लाभ क्या क्या है? संयुक्त परिवार के प्रकार या लाभ। सामाजिक प्रकार है, सोशल एडवांटेजेस और फंक्शन। सामाजिक सुरक्षा, संयुक्त परिवार है वो परिवार सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कोई यदि व्यक्ति अपाहिज हो जाए, अपंग हो जाए, अंधा हो जाए, सुनना बंद हो जाए, कोई विधवा हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाए, तो इस तरह की किसी भी तरह की सामाजिक विपदा आने पर जो परिवार है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो सब मिलकर उनकी देखभाल करते हैं। तो यह जो संयुक्त परिवार है वो एक तरह से सामाजिक सुरक्षा का काम भी करता है। सामाजिकरण व शिक्षा। संयुक्त परिवार है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि उसमें यदि माता पिता कहीं काम के लिए बाहर गए हुए हैं तो परिवार के अन्य सदस्य, चाचा ताऊ, कजन्स, दादा दादी आदि बहुत सारे सदस्य होते हैं जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रथाओं आदि के बारे में बताते हैं, सामाजिक मूल्यों के बारे में बताते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में बताते हैं। दादा दादी के द्वारा कहानियाँ सुनाकर उनको शिक्षा दी जाती है, उनको साथ साथ में अपने पैतृक व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब समाजीकरण और शिक्षा के महत्वपूर्ण अभिकरण है संयुक्त परिवार। संस्कृति का हस्तांतरण। भारत में विभिन्न आक्रमणकारी आए, अलग अलग संस्कृति के आक्रमणकारी आए, उन्होंने आक्रमण किया, परंतु भारतीय संस्कृति आज भी वैसे की वैसे बनी हुई है। तो इसका कारण है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार संस्कृति की रक्षा करने में सहायक होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार के द्वारा बच्चे को संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। समाजीकरण के माध्यम से अपने सांस्कृतिक मूल्य, खान पान, रीति रिवाज, त्यौहार, देवी देवताओं आदि के बारे में बताई जाती है, और फिर वो बच्चा बड़ा होकर ये चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। मनोरंजनात्मक कार्य, रिक्रिएशनल फंक्शंस। संयुक्त परिवार है वो एक स्वस्थ मनोरंजन के साधन है। इसमें अश्लीलता नहीं है। बड़ा परिवार होता है, इसमें कभी किसी का जन्मदिवस आ गया, कभी शादी आ गई, कभी नामकरण आ गया, कभी कोई रिश्तेदारी में विवाह का उत्सव आ गया, इसके साथ साथ कभी जागरण, कभी अन्य धार्मिक कार्य परिवार के अंदर चलते रहते हैं। दादा दादी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, सभी आपस में बैठकर गप्पे मारते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे हैं, उनकी किलकारियाँ गूंजती है। कभी कभी आपस में छोटे बहुत जो झगड़े भी होते हैं।
तो इस तरह से ये एक मनोरंजन का महत्वपूर्ण अभिकरण है जिसमें स्वस्थ मनोरंजन होता है, अश्लीलता नहीं होती है। सामाजिक नियंत्रण, जो संयुक्त परिवार है वो सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। एक ये दो तरीके से, एक तो इसमें कर्ता मुख्य भूमिका निभाता है, परिवार का मुखिया होता है उसको कर्ता कहते हैं, और कर्ता का पूरे परिवार पर नियंत्रण होता है। कोई भी सदस्य कर्ता की इच्छा के विरुद्ध, परिवार के मूल्यों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कर्ता का डर रहता है, मुखिया का डर रहता है। दूसरा, जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं वो सभी एक दूसरों की नज़रों के सामने होते हैं, इसलिए कोई भी पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य या फिर सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। जैसे यौन दुराचार करना या फिर नशा करना, गाली गलौज करना, इस तरह की बातें वो नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं। एक दो काम पर चले गए तो भी पीछे और सदस्य बच जाते हैं। इसके पश्चात है सामुदायिक भावना का विकास। जो संयुक्त परिवार है ये सामुदायिक भावना का विकास करने के महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि इसमें परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करके, पारस्परिक सहयोग से अपने परिवार को चलाते हैं, कार्यों को करते हैं। तो जो बच्चे देखते हैं उन बच्चों में भी वो सामुदायिक भावना है, उसका विकास बचपन से ही होना शुरू हो जाता है, और जब बड़े होते हैं तो ये सामुदायिक भावना उनमें परिपक्व हो जाती है। बच्चों के पालन पोषण में योगदान, यदि एकल परिवार है, माता पिता दोनों वर्किंग हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं, तो उन बच्चों के पालन पोषण में बहुत दिक्कत आएगी। परंतु यदि संयुक्त परिवार है, माता पिता दोनों वर्किंग में है, तो परिवार के और बहुत सारे सदस्य बच्चों के पालन पोषण करने के लिए, तो संयुक्त परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से होता है, और पालन पोषण में किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आती। अपहरण की घटनाएं बहुत कम होती है, बच्चों से के साथ कुकर्म या दुष्कर्म की घटनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि बच्चे अकेले रहते ही नहीं हैं, उनके साथ कोई न कोई रहता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छा पालन पोषण किया जाता है। मार्गदर्शन, संयुक्त परिवार मार्गदर्शन का काम भी करते हैं, क्योंकि इसमें बुजुर्ग, परिवार की कमान सबसे बड़े व्यक्ति, आयु में बड़े व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में होती है, और बुजुर्गों का सभी मान सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं। अब युवा जो पीढ़ी है या युवा लड़के लड़कियां हैं, वो उनमें अपने कार्य के प्रति असफलता के कारण या किसी भी अन्य कारण से उनमें निराशा आ जाती है। जब उनमें निराशा आ जाती है तो बुजुर्गों की राय और उनका अनुभव उनके काम आते हैं, और बुजुर्ग उस स्थिति में उनका मार्गदर्शन करते हैं। धार्मिक कार्य, रिलीजियस फंक्शंस, परिवार है वो धार्मिक कार्य के भी, महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य भी करते हैं, जैसे पूजा अर्चना करना, पूजा पाठ करना, त्यौहार मनाना, बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नामकरण करना, वैवाहिक कार्यक्रमों में धर्म की भूमिका, ये सब चीज़ें संयुक्त परिवार के अंतर्गत की जाती है। परंपराओं की रक्षा, संयुक्त परिवार है वो परंपराओं के रक्षक है, परंपराओं को वहन करने के साधन है। वो अपने रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं के अनुसार कार्य करते हैं, और अपने बच्चों को भी उनकी शिक्षा देते हैं। तो इसीलिए वो परंपराएं, वो रीति रिवाज हैं, वो प्रथाएं वो संरक्षित रहती है, उनका पालन होता है। संकट बीमा, जो संयुक्त परिवार है वो संकट बीमा के समान है, क्योंकि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, खर्चा लग गया, तो उस स्थिति में परिवार है वो उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। सभी व्यक्ति आपसे मिलजुल कर उस दुर्घटना पर काबू पा लेते हैं। इसके पश्चात है परिवार है वो राष्ट्रीय एकता और देश सेवा के, संयुक्त परिवार राष्ट्रीय एकता और देश सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, इसीलिए कुछ सदस्य उनमें से राष्ट्र सेवा के लिए या फिर सेना में भर्ती होकर देश सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पीछे पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की इन तरह की चिंता नहीं रहती है। इसके साथ साथ परिवार के सभी सदस्य एक होकर समान हित के लिए कार्य करते हैं, तो उनमें पारिवारिक एकता आती है, जिससे सामाजिक एकता होगी, और वो राष्ट्रीय एकता का आधार होता है। मानवीय गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, परिवार, संयुक्त परिवार में सभी सदस्य आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग भी करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, दया भी रखते हैं, त्याग की भावना भी रखते हैं। तो वो जब निरंतर वही व्यवहार में लाते हैं, तो एक व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण जैसे दया, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, भाईचारा, इन गुणों का विकास होता है, जो आगे चलकर अच्छे नागरिक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक लाभ, संयुक्त परिवार है उसके आर्थिक लाभ भी बहुत हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार है। डिवीजन ऑफ लेबर, संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन भी किया जाता है। इसमें श्रम विभाजन दो आधार पर होगा, एक आयु के आधार पर, एक लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर महिलाएं हैं वो घर गृहस्थी संभालेगी, और पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे। आयु के आधार पर
जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो देखभाल का कार्य करेंगे, परिवार की देखभाल और मार्गदर्शन का काम करेंगे, जबकि जो छोटे बच्चे हैं वो मनोरंजन या पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे। जो महिलाएं हैं वो बच्चों के पालन पोषण का काम करेगी। जो युवा पीढ़ी है वो पशुओं का काम करेंगे। तो इस तरह से इनका काम है वो अलग अलग बांटा हुआ होता है। मित व्ययता, जो संयुक्त परिवार है उनमें मित व्ययता होती है। जो खर्चा, अनावश्यक खर्चा नहीं लगता, क्योंकि उसमें करता है परिवार की कमान एक व्यक्ति के हाथ में होती है। कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो वही व्यक्ति खरीदेगा, तो वो पूरी ध्यान रखता है भी कहीं पर कोई फिजूल खर्ची ना हो, इसलिए यहाँ पर पैसों की बचत भी होती है। संपत्ति विभाजन में रक्षा। संयुक्त परिवार है, मान लीजिए एक पिता है और उसके 2 बच्चे हैं और उसके ज़मीन 4 किल्ले हैं। यदि परिवार टूट गया तो 2-2 किल्ले हो गई, फिर उनकी आगे यदि 2 बच्चे और 2-2 बच्चे और हो गए तो फिर 1-1 किल्ला हो गई। इस तरह से धीरे धीरे करके ज़मीन है वो रहेगी नहीं। परंतु संयुक्त परिवार में विभाजन से रक्षा होती है, क्योंकि परिवार का विभाजन नहीं है, संपत्ति के सामूहिक अधिकारी हैं। तो जो ज़मीन जायदाद है वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटती और एक जगह पर इकट्ठी रहती है। पारिवारिक धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली वेल्थ। संयुक्त परिवार का एक आर्थिक लाभ ये है कि इसमें परिवार का जितना भी धन है, जितनी भी संपत्ति है, वो परिवार के सभी सदस्यों का उस पर सामूहिक अधिकार होता है, बराबर उनमें वितरण होता है। धन का उचित उपयोग, इसमें धन का उचित उपयोग होता है, क्योंकि सही जगह पर पैसा कहाँ पर लगना चाहिए वहीं पर लगता है, क्योंकि इसमें पैसे लगाने वाला एक ही व्यक्ति होता है, सभी व्यक्तियों के हाथ में पैसों की कमान नहीं होती है। अवकाश, रेस्ट फ्रॉम वर्क। संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि इसमें व्यक्ति को साथ साथ में अपने काम से आराम भी मिलता रहता है, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। काम करने वाले व्यक्ति ज़्यादा होने के कारण एक व्यक्ति पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता और उसे विश्राम का समय भी मिल जाता है। आर्थिक प्रगति, संयुक्त परिवार में सभी व्यक्ति जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक परिवार के धनकोष में पैसे जमा कराते हैं, तो वो उन पैसों से अधिक प्रॉपर्टी लगातार खरीदते जाते हैं, जिससे और परिवार की आर्थिक उन्नति भी होती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय की में वृद्धि होती है, तो देश की आर्थिक प्रगति भी होती है। तो ये थे परिवार के प्रकार। डिसएडवांटेजेस ऑफ फैमिली, परिवार है उसके दोष कौन कौन? संयुक्त परिवार के ये नहीं है कि इसके लाभ है, इसके दोष भी हैं। सामाजिक कार्य कौन कौन से हैं? व्यक्तित्व विकास में बाधा, हिंड्रेंस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब एक व्यक्ति के अंदर कुशलता है, परंतु संयुक्त परिवार के कारण कुशलता रुचि के अनुसार वो काम नहीं कर पाता, वो वही काम करेगा जो कर्ता ने, परिवार के मुखिया ने उसको दिया है। दूसरा, एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा काम करता है और दूसरा व्यक्ति कामचोर है, वो कोई काम नहीं करता। जो काम नहीं करता उनको भी वही सुविधाएं मिल रही है, वही आवश्यकताएं की पूर्ति उनकी हो रही है, और काम करता है उसी आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी हो रही है। तो काम करने वाले व्यक्ति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसी व्यक्तित्व पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन्फीरियर कंडीशन ऑफ वेमेन, महिलाओं की इसमें बहुत ज़्यादा दुर्दशा होती है, क्योंकि जब नई दुल्हन आती है घर में तो उसका नाच गाने के साथ, अच्छे स्वागत गीतों के साथ उनका स्वागत किया जाता है, अच्छी उनकी देखभाल की जाती है, परंतु ये एक दिखावा मात्र होता है। परिवार की अन्य महिलाओं के द्वारा धीरे धीरे उसका शोषण करना शुरू कर दिया जाता है। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई वहाँ पर ठप हो जाती है, वो 4 दीवारी में कैद हो जाती है, 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती और उन्हें केवल कर्ता या मुखिया के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी नहीं होती। दहेज प्रथा को बढ़ावा, प्रोमोटिंग डॉरी सिस्टम, संयुक्त परिवार दहेज प्रथा को भी बढ़ावा देते हैं। कैसे देते हैं? क्योंकि संयुक्त परिवार के अंदर क्या होता है, एक पिता है वो जब अपनी बेटी को अधिक से अधिक धन देने की कोशिश करेगा, ताकि जब वो परिवार के अंदर जाए तो अन्य महिलाएं उसकी प्रतिष्ठा का लोहा माने और उसे तंग न करें, उसका आदर सम्मान करें। तो इससे दहेज प्रथा है उसको बढ़ावा मिलता है। कर्ता की निरंकुशता, ऑटोक्रेसी ऑफ कर्ता, संयुक्त परिवार का एक सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इसमें कर्ता की निरंकुशता होती है। कर्ता जो कहता है वही काम होता है, अन्य सदस्यों की न तो राय ली जाती है, न उनकी रुचि पूछी जाती है, न उनकी योग्यताएं देखी जाती है। जो कर्ता ने फैसला ले लिया वो फैसला अंतिम होता है और कर्ता परिवार के जैसे झगड़े मनमुटाव उनको भी सुलझाता है। तो कर्ता का फैसला सभी को मानना पड़ता है, उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, न ही उनकी आज्ञा की अवहेलना की जा सकती, चाहे वो सही हो या गलत हो। अनडेमोक्रेटिक, संयुक्त परिवार है वो अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों का पालन किया जाता है, परंतु संयुक्त परिवार में समानता और स्वतंत्रता दोनों ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से कर्ता के ऊपर निर्भर हो गए। न तो व्यक्ति अपने सोचने के लिए, न अपना विचार प्रकट करने के लिए, न निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वो कर्ता पर निर्भर है। द्वेष व कलहपूर्ण वातावरण, एटमोस्फेयर ऑफ मैलिस एंड डिस्प्यूट्स,
संयुक्त परिवार में एक कलह लड़ाई झगड़े के केंद्र होते हैं, क्योंकि बच्चों के बीच में झगड़े रहते हैं, बच्चों के को लेकर माता पिताओं में झगड़े रहेंगे, महिलाओं के अंदर आपसी मनमुटाव रहेंगे, झगड़े रहेंगे, संपत्ति के लिए भाई भाइयों के बीच में झगड़े रहेंगे। तो जो संयुक्त परिवार है उनमें बच्चों को लेकर, संपत्ति को लेकर, महिलाओं को लेकर, आपसी दृष्टिकोण को लेकर निरंतर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सामाजिक समस्याओं का उद्गम, ओरिजिन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, जो संयुक्त परिवार है वो सामाजिक समस्याओं के उद्गम स्थल भी है, क्योंकि संयुक्त परिवारों ने विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे जघन्य सामाजिक समस्याओं को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वस्थ वैवाहिक जीवन में बाधक, हिंड्रेंस इन हेल्दी मैरिड लाइफ। संयुक्त परिवार है उसमें वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता। इसका कारण ये क्योंकि वैवाहिक जीवन है वो गोपनीय स्थान चाहता है, जिसमें पति पत्नी एक साथ रह सकें, गुप्त स्थान पर रह सकें, वो अपना कुछ समय बिता सकें, आपसे वार्तालाप कर सकें। परंतु संयुक्त परिवार में जगह कम और सदस्य अधिक होने के कारण उनके पास ऐसा मौका उनको नहीं मिल पाता, और इसका परिणाम ये होता है कि वो यौन क्रियाएं भी कई बार जब करते हैं तो बच्चे भी उनको देख लेते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, और आपसी मनमुटाव भी उनका इस वजह से रहने लग जाता है, क्योंकि आपस में पूरा टाइम न मिलने के बाद वो विचारों का आदान प्रदान भी नहीं कर पाते। कृत्रिम प्राकृतिक वातावरण, आर्टिफिशियल फैमिली एटमॉस्फेयर, संयुक्त परिवार है उसका जो वातावरण है वो बनावटी हो जाता है। धीरे धीरे अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंधों में बनने लग जाते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना रखने लग जाते हैं, मनमुटाव रखने लग जाते हैं, और आपसी दिखावटी रूप में अच्छा व्यवहार करते हैं, दिखावटीपन आ जाते हैं उसमें, वो प्राकृतिक व्यवहार में प्राकृतिकता नहीं रहती, उसमें कृत्रिमता आ जाती है। इसके पश्चात है जनसंख्या वृद्धि। संयुक्त परिवार है वो जनसंख्या वृद्धि के भी एक साधन है, क्योंकि इसके अंदर जो संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण का दबाव है वो माता पिता पर नहीं पड़ता। पालन पोषण का दबाव माता पिता पर नहीं पड़ने के कारण वो अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे एकल परिवार है, एकल परिवार में एक बच्चा, दो बच्चा, क्योंकि माता पिता दोनों काम पर जाते हैं तो उनका पालन पोषण कौन करेगा, पालन पोषण करने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए वो अधिक संतान पैदा नहीं करते। दूसरा, संयुक्त परिवार है उसमें यदि एक कपल है उसके दो लड़कियां हो गई तो बच्चों के पालन पोषण में तो दिक्कत आ ही नहीं रही है, इसलिए वो अधिक लड़के की चाह में लगातार संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, जिससे जनसंख्या विस्फोट होता है। निकम्मों का घर, हाउस ऑफ वर्थलेस पीपल, जो संयुक्त परिवार है ये निकम्मों का घर भी बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अधिक काम करता है, दूसरा व्यक्ति काम करता नहीं है, और जो अधिक काम करता है उसको भी वही सुविधाएं मिल रही है, वैसी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी हो रही है, और जो काम करता है वैसी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी हो रही है। तो जो काम नहीं करने वाला है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, इसीलिए सभी व्यक्ति काम से चोरी करने लग जाते हैं, काम से जी चुराने लग जाते हैं, या दिल से मन लगाकर रुचि के अनुसार काम नहीं करते हैं, तो इससे सभी व्यक्ति में निकम्मापन आ जाता है। आर्थिक क्या कार्य है, इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। जो संयुक्त परिवार है इसके आर्थिक दोष भी हैं। श्रम की गतिशीलता व कुशलता में बाधक, हिंड्रेंस इन द मोबाइलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर। श्रम की गतिशीलता का मतलब ये होता है संयुक्त परिवार में परिवार का मोह, परिवार का लगाव, परिवार की सुख सुविधाएं इतनी होती है कि व्यक्ति परिवार को छोड़कर बाहर जाना ही नहीं चाहता, और यदि बाहर चला भी जाए तो वापस लौट कर आ जाता है, क्योंकि परिवार जितनी सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी। जैसे आप अपने बुजुर्ग दादा दादी से पूछना, अपने पापा से पूछना कि हम काम के लिए बाहर तो गए थे लेकिन घर वालों ने जाने नहीं दिया, या बाहर मन नहीं लगा। क्यों मन नहीं लगा? क्योंकि वहाँ सुख सुविधाएँ परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। आजकल एकल परिवार हो रहे हैं, इतनी सुख सुविधाएं नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चे भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, काम के लिए। तो सामाजिक गतिशीलता मतलब व्यक्ति जो श्रम की गतिशीलता का मतलब दूसरी जगह पर काम जाकर नहीं करता। कुशलता में बाधक, जो संयुक्त परिवार है ये व्यक्ति की कुशलता में भी बाधक है। कैसे कि व्यक्ति को किसी कार्य में रुचि है और वो किसी कार्य में एक्सपर्ट है, परंतु कर्ता ने उसको वो काम नहीं दिया उसकी रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी कुशलता के अनुसार, और जो परिवार का मुखिया उसने काम कोई और सौंप दिया तो उसकी कुशलता, उसका ह्रास होगा, उसमें निखार नहीं आएगा। छिपी बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जो संयुक्त परिवार है इसका एक बहुत बड़ा दोष ये है कि इसमें छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, भाई काम करते तो दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में वो बेरोजगार है। जैसे एक परिवार है वो कृषि कार्य में लगा हुआ है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है और 40 वो सदस्य हैं परिवार के। वो 10 एकड़ ज़मीन 10 सदस्य मिलकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो 40 के 40 उसमें लगे हुए हैं, तो वो 30 व्यक्ति है वो छुपे हुए बेरोजगार हैं, भी उनके बगैर भी उस ज़मीन के अंदर उतनी पैदा हो सकती थी।
तो ये छिपी हुई बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। गरीबी, संयुक्त परिवार गरीबी के केंद्र है, क्योंकि उसमें कमाने वाले कम हो जाते हैं, काम चोर ज़्यादा हो जाते हैं, निकम्मों का घर हो जाता है वो, और खर्चा सभी पर लगता है। काम से सभी जी चुराते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कभी खर्चा सभी को चाहिए, तो इसलिए धीरे धीरे करके वो परिवार और अधिक गरीब होता जाता है। आर्थिक निर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि इसमें व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होता है, मुखिया परिवार के करता है, मुखिया पर निर्भर रहता है, क्योंकि वो जितना कुछ कमाएगा, दिन में जो भी कमा कर ले आएगा, वो सारा आकर परिवार को उसमें मुखिया को दे देगा। अब उसको वापस पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसे मुखिया के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, उससे लेने पड़ेंगे, जबकि कमा वो रहा है। तो ये क्या होगी, आर्थिक निर्भरता की भावना संयुक्त परिवार के अंदर पाई जाती है। नवीन आर्थिक विचारों के विरुद्ध, अगेंस्ट न्यू इकोनॉमिक आइडियाज़। जो संयुक्त परिवार है, ये जो नए आइडियाज़ हैं आर्थिक या पारिवारिक धंधे से हटकर अन्य व्यवसाय करना है, शहर के अंदर जाकर कोई अन्य काम करता है, श्रम की गतिशीलता लेनी है, अपनी कार्यकुशलता में निखार लाना, इन तरह के विचारों को ये स्वीकार नहीं करते। ये रूढ़िवादी, परंपरावादी और रीति रिवाजों, प्रथाओं के अनुसार चलने वाले होते हैं, जो कि व्यक्ति के आर्थिक विकास में एक बाधा होते हैं। अब हम चलते हैं सेल्फ असेसमेंट सेशन की तरफ। सत्ता के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार बताइए। संपत्ति के आधार पर संयुक्त परिवार के कितने प्रकार हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार क्या है, दाएं भाग संयुक्त परिवार क्या है, यहाँ तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताएं। संयुक्त परिवार का अर्थ बताते हुए इसके गुण और दोष बताएं। ये दोनों क्वेश्चन 16-16 नंबर के आ सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।